हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाएंगे और कैसे उसे कंपाइल करेंगे। कहने का मतलब हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिखेंगे और उसे कंपाइल करेंगे एंड उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 3। तो इसमें जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये जानकारी आप सी क्लास में भी प्राप्त कर चुके हो। इसमें हम बात करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस के IDE के बारे में कि टर्बो सी प्लस प्लस क्या होता है, उसका IDE क्या। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कैसे वो काम करता है, उसमें कौन कौन से मेन्यू होती हैं जिनके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे प्रोग्राम को क्रिएट करना, प्रोग्राम को कंपाइल करना एंड प्रोग्राम को रन करना। उसके बाद फिर हम उसमें प्रोग्राम को इन सब कामों को करने के लिए यूज करेंगे IDE एंड उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के एलिमेंट्स के बारे में, उसके बाद सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर टोकन्स के बारे में कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से टोकन्स होते हैं, यानी इनके माध्यम से ही हमारा प्रोग्राम तैयार होता है। तो इसमें हम मुख्यतः कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट टॉपिक हमारा आएगा टाइप कन्वर्जन, यानी हम जब एक प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में असाइन करेंगे तो इसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो इतनी सारी नॉलेज हम प्राप्त करेंगे चैप्टर 3 के अंतर्गत। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस IDE के बारे में कि टर्बो जो हमारा सॉफ्टवेयर है सी प्लस प्लस के लिए, जिसकी सहायता से हम अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, प्रोग्राम को बनाएंगे, तो उसका सॉफ्टवेयर हमें किस प्रकार से इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, हम कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो इस पूरी फैसिलिटी को हम, इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हम IDE के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंटीग्रेटेड टूल्सों का कलेक्शन जो हमें किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में उपलब्ध सभी प्रोग्राम्स, टूल्स, मेन्यूज उपलब्ध कराते हैं, उसे हम IDE कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वेयर द C++ प्रोग्राम्स आर एडिटेड, कंपाइल्ड एंड लिंक टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बनाने, उसे कंपाइल करने और उसे लिंक करने, यानी एक जो प्रोग्राम हम जिसके अंदर हम कई प्रकार के फंक्शंस यूज करते हैं, तो उन सभी फंक्शनों को, उन सभी प्रोग्राम को, सब मॉड्यूल्स को आपस में लिंक करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक ऐसे इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है जिसमें हम सभी काम एक ही जगह पर कर सकें, उसे हम IDE कहते हैं। As all these three processes are provided by a single environment, the IDE is called its integrated environment. With the help of the IDE, all the C++ program are created, edited and executed. आप यहीं पर सभी प्रकार के कार्यों को एक ही इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। So it is collectively used to develop the program in C++ language. आप इसका यूज करके अपने C के प्रोग्राम्स और C++ के प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जब भी हमें DOS प्रॉम्प्ट में IDE को स्टार्ट करना है तो वहाँ पर हमें MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम Windows+R के माध्यम से रन विंडो को ओपन करते हैं और उस रन विंडो के अंदर हम CMD टाइप करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने CMD का एक इन्वायरमेंट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर हम वहाँ पर जो प्रॉम्प्ट आता है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट में हम TC जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रन करते हैं। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमारे सामने IDE ओपन हो जाएगा, और जैसे हमारे सामने IDE आएगा तो उसमें जो पहली फाइल आएगी उसका नाम आएगा noname00.cpp। जब हम कोई फाइल को सेव नहीं करते हैं तो उस समय हमारी फाइल का नाम noname00.cpp से डिफाइन किया जाता है। जैसे हम अपनी फाइल का नाम सेव करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम यूज
कर सकती हैं। इस प्रकार जो हम प्रोग्राम बनाएंगे और जिसे इस नाम से सेव करेंगे वो हमारी C++ का सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे फाइल को सेव किया एग्जाम्पल के नाम से, तो example.cpp क्या है, एक आपका C++ का सोर्स प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि IDE कैसे यूज किया जाएगा, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर IDE विंडो बेस्ड है। आप इस पर विंडो पर इसे डबल क्लिक करके इसके आइकन पर डबल क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को आसानी से ओपन कर सकते हो। तो आपने C लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनाए थे तो उसके लिए आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया था, तो सेम उसी प्रकार से आपको यह सॉफ्टवेयर ओपन करना है। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का एक IDE ओपन होके आ जाएगा। अब इस IDE में आपके ऊपर आते हैं टाइटल बार, ये आपकी आते हैं कंट्रोल बटन, जिसके माध्यम से आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ मेन्यू बार, जिनकी सहायता से आप कुछ अन्य ऑपरेशंस अपने प्रोग्राम पर परफॉर्म कर सकते हो। जी जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हमारे सोर्स विंडो, जिसमें हम अपना सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड लिखते हैं। और यहाँ पर इसका जो नाम आ रहा है वो आपको दिखाई देगा नो नेम 00.cpp। CPP यानी एक्सटेंशन नेम ऑफ C++ प्रोग्राम फाइल। तो यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड प्रोग्राम टाइप करेंगे और उसके बाद रन मेन्यू में जाकर हम उसे कंपाइल और रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में आपको यही बताया गया है कि हम C++ प्रोग्राम को बनाने के लिए जो IDE है उसका यूज़ किस प्रकार से करेंगे, किस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किस मेन्यू के ऑप्शन का क्या क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हम इस क्लास में जानेंगे। इसमें आपको कुछ शॉर्टकट मेन्यू भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप F1 फंक्शन की यूज कर सकते हो। सेव करने के लिए यहाँ पर हम F2 का यूज कर सकते हैं, F2 फंक्शन की का यूज कर सकती हैं। अपनी फाइल को हमें ओपन करना है तो F3 फंक्शन की का यूज कर सकती हैं। हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए Alt+F9 का यूज करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए यहाँ F9 का यूज कर सकते हैं। मेनू बार में जाने के लिए हम F10 यानी स्विच मेनू, तो हम F10 का यूज करें। ऐसे कुछ मेनू फंक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनका यूज हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो जहाँ तक तो हम Alt+F9, Alt+F9 कंपाइल के लिए और Ctrl+F9 हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल प्लस रन करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर IDE में कुछ आपको पॉइंट दिए गए यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ बताया गया है जो आपका होता है मेन मेनू बार, जिसमें आपके फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन विंडो और हेल्प, ऐसे कुछ मेनू दिए होते हैं इनको हम मेनू बार कहते हैं। जो होती है हमारी एडिट विंडो, जिसे हम सोर्स विंडो, जो हमारे प्रोग्राम को लिखने में सहायता करती है, इसके माध्यम से अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, तो हमारी एडिट विंडो। जो होती है मैसेज विंडो, यहाँ पे कोई वार्निंग, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, कहीं कोई एरर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैसेज विंडो का यूज किया जाएगा। और नीचे जो आपको शॉर्टकट मेनू दिखाई दे रहे हैं, जो फंक्शन दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं हम स्टेटस बार। तो इस प्रकार से हमारे IDE का इन्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में C की क्लास ली थी, उसमें भी इसी इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया था, है ना जी। यही पॉइंट आपको यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब आते हैं मेनू बार में। तो मेनू बार में कौन कौन से मेनू हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सिस्टम मेनू होता है, शुरुआत में होता है ना सिस्टम मेनू, उसका फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, तो इतने सारे मेनू। यदि आप अपने प्रोग्राम पर यहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ पर काम कर रहे हो, यदि आपको यहाँ से डायरेक्ट मेनू पर जाना है तो आप F10 का यूज कर सकते हो, है ना। तो F10 के माध्यम से आप डायरेक्टली अपने मेनू पर स्विच कर जाओ। ये लिखा है ना यहाँ पर लाइन। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। इसका फिर आते हैं इसमें सिस्टम मेनू में कौन कौन से आपको ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर रीपेंट डेस्कटॉप के बारे में, तो हमारी दिस कमांड इज़ यूज टू रीड्रॉ स्क्रीन, है ना। तो यहाँ पर इनका यूज हमें ज़्यादातर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम का यूज करते हैं ना।
असेंबलर के लिए, डिबगर के लिए, प्रोफाइलर के लिए ना, कि हमें किसकी आवश्यकता है। मेन्यू, फाइल मेन्यू जो होता है उसमें हमारे फाइल से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। इसमें आपका न्यू, नई फाइल के लिए, ओपन, पुरानी फाइल खोलने के लिए, सेव करने के लिए, फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। और जितनी फाइल हमारी, जितनी विंडो हमारी खुली हुई है एक्टिव, उन सब में डेटा को सेव करने के लिए, उन सब में फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑल, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, कहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं, फाइल का प्रिंट करने के लिए, और डॉस प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट वैसा हम काम करेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, और प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम क्विट का यूज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग करना है तो एडिट मेनू का यूज़ किया था। जैसे हमें कोई लाइन हमने गलती से लिख दी, उसे हटाना है तो अंडू का यूज कर सकती हैं। यहाँ पे जल्दबाजी में कोई लाइन हमसे मिस्टेक हो गई, मिट गई या डिलीट हो गई, इरेज हो गई, तो अंडू से हम उसे वापस ला सकती हैं। उसी कमांड को वापस अप्लाई करने के लिए, यानी अंडू के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम रीडू का यूज करते हैं। किसी सिलेक्टेड लाइन को क्लिपबोर्ड में पेस्ट करने के लिए हम कट का यूज करती हैं। क्लिपबोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन है उसे हम अपने क्लिपबोर्ड में अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी के रूप में रखने के लिए कॉपी का यूज, जिससे हमारी फाइल या डाटा एक से दो जगह पर आ जाएगा। जो जानकारी हमारी क्लिपबोर्ड में रखी हुई है उस जानकारी को हमें अपने पेज पर लेना है, अपने एडिट विंडो पर लेनी है, तो उसके लिए हम पेस्ट ऑप्शन का यूज करती हैं। सिलेक्टेड डेटा को डिलीट करने के लिए क्लियर का यूज करेंगे, कॉपी करने के लिए और शो क्लिपबोर्ड, कि हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी की है उसे देखने के लिए शो क्लिपबोर्ड का यूज कर सकती हैं। ऐसे सर्च मेनू में फाइंड करने के लिए रिप्लेस, सर्च अगेन, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिनका यूज अपने प्रोग्राम में कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर इंटरफेयर के लिए कर सकते हो, कि आप अपने प्रोग्राम के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करोगे, किस प्रकार से कार्य करोगे, तो उसके लिए हमें मेनू बार उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे आपको रन विंडो दी गई है जिसके माध्यम से आप प्रोग्राम को डायरेक्टली रन कर सकते हो, प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हो, यानी उसमें जो भी डीबगिंग है उसे स्टॉप कर सकते हो, अपने मेमोरी में जो आप प्रोग्राम एलोकेट है उसे फ्री कर सकते हो, अपनी फाइल को, जो फाइल आपकी खुली है उसको बंद कर सकते हो, यानी रीसेट करना पूरा काम, जिससे आप शुरू से उस कार्य को स्टार्ट कर सको। कर्सर पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए, ट्रेस करने के लिए हमारे प्रोग्राम में कहाँ पर कौन सी लाइन का क्या काम है, कहाँ पे एरर आ रही है उसको फाइंड करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए, स्टेप ओवर यानी इस ट्रैक्स के बाद आगे बढ़ने, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने के लिए, है ना, आर्गुमेंट चेक करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के मेन्यू का यूज करके अपने प्रोग्राम विंडो में प्रोग्राम के साथ विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आती है हमारे यहाँ पर कंपाइल मेन्यू के बारे में। कंपाइल मेन्यू क्या होता है? तो कंपाइलेशन यानी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसे मशीन के कम्युनिकेशन के लिए बनाने के लिए, मशीन के अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सोर्स कोड है उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइल का यूज करते हैं। तो जहाँ पे जो हमारी फाइल है वो डॉट्स या सीपीपी में होती है, तो वो तो सोर्स कोड होता है, लेकिन उसे कंप्यूटर की भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट कोड बनाना पड़ता है, तो जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .obj फाइल, है ना। तो इस प्रकार की फाइल को कंपाइल करके हम मशीन के अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और कमांड बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हम मेक का यूज करते हैं, है ना। इसके बाद लिंक का यूज करना, प्रोग्रामों को आपस में जोड़ने के लिए, बिल्ड और सभी प्रोग्राम फाइलों को एक साथ एक फाइल के रूप में यूज करने के लिए, एक प्रोजेक्ट के रूप में यूज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने पर इनका यूज कर सकती हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो मैसेज विंडो है उसे रिमूव, उसमें जो मैसेज होती हैं उन्हें हमें क्लियर करना है, तो वहाँ पे हम रिमूव मैसेज का यूज कर सकती हैं। ऐसे यहाँ पर डीबग मेनू है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोजेक्ट मेनू है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कार्य करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि किस ऑप्शन का यूज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे नॉलेज के लिए आप इनको पढ़ सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से बनता है और कौन सा मेनू उसके लिए काम करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर पार्ट हमारा डायरेक्टरी वाला। इसमें हम ये चेक करते हैं
कि हम जो सोर्स कोड बना रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है इंक्लूड डायरेक्टरी। इसका मतलब होता है कि हम जो इंक्लूड फाइल यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, जैसे इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड string.h, इंक्लूड iomanip.h, तो ये फाइल कहाँ से मिलेंगी हमें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो सभी इंक्लूड फाइल हमारी टर्बो सी के अंदर होगी। वो टर्बो सी कहाँ पर होगा, सी के अंदर, है ना। लाइब्रेरी डायरेक्टरी जो हमारी क्लास लाइब्रेरी वगैरह होती है, बेसिक क्लास लाइब्रेरी, उनको फाइंड करने के लिए जो हम आउटपुट जनरेट करेंगे, तो वो आउटपुट किस प्रकार जनरेट होगा, तो उसके लिए जो एड्रेस होगा, जो पाथ होगा, उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और जो हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उसके लिए सोर्स डायरेक्टरी का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्राम अपने C++ में या टर्बो सी में बनाओगे, तो यहाँ पे आप इन दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट सेट रखोगे और आउटपुट और सोर्स डायरेक्टरी को आप अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकती हो। आप अपनी सभी फाइलों को कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सोर्स डायरेक्टरी का यूज करोगे, और उसका आउटपुट फाइल कहाँ पर सेव होगी, तो उसके लिए हम आउटपुट। तो कोशिश करें आप सोर्स और डायरेक्टरी और आउटपुट डायरेक्टरी को एक ही जगह पर रखो, जिससे आपको प्रोग्राम और उनके आउटपुट एक ही जगह पर प्राप्त हो सकें, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए, इसके बाद हमें अपने C++ के इन्वायरमेंट को चेंज करना है, उसकी और भी उसकी साइज़ वगैरह, कलर वगैरह, तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट मेनू का यूज कर सकती हो। फिर आते हैं विंडो मेनू में, अपने जो आपके एडिटर आता है ना, उसका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए, जूम करके दिखाने के लिए, टाइल्स के रूप में, यानी बहुत सारी विंडो आपने खोल ली और वो छोटे छोटे आकार में दिखाने के लिए, और एक के ऊपर एक दिखाने के लिए हम कैस्केड का यूज करते हैं, और एक के बाद एक दिखाने के लिए हम नेक्स्ट, क्लोज, ऐसे हम इस प्रकार से मेन्यू का यूज कर सकते हैं। अब आती है यहाँ पर हेल्प मेन्यू, एडिट मेन्यू। तो यहाँ पर हमने जाने कुछ मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है पूरी इस चैप्टर में कि किस प्रकार से हमारे प्रोग्राम में इन मेन्यू का यूज किया जाता है ना। चलिए, इसी प्रकार से और भी आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बोर्डलैंड होता है, टर्बो होता है, तो उनमें यह काम किस प्रकार से किए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कमांड आपको दी गई है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, कंपाइल कैसे करेंगे और उसको रन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर को ओपन करते हैं। टर्बो C++ एडिटर को हमने ओपन किया और उसमें अपने प्रोग्राम को टाइप कर दिया। टाइप करने का हमने उसमें सेव ऑप्शन को ओपन करके, फाइल मेनू में सेव ऑप्शन को ओपन करके यहाँ पे F2 प्रेस करके अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद F9 के माध्यम से अपने प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। Alt+F9 का यूज कर सकती हैं। और उसके बाद यदि उसमें कोई एरर है तो उसको हम एडिट विंडो में जाके दोबारा से सही करेंगे और फिर अगेन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जब तक हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो जाता है तब तक हम अपने प्रोग्राम में आने वाली एररों को दूर करेंगे। और जैसे हमारा एक बार प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है फिर हम उस प्रोग्राम को Ctrl+F9 के माध्यम से रन करेंगे और उसके बाद हमें एक आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। यदि हमें आउटपुट स्क्रीन दिखाई नहीं देती है तो आप आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए Alt+F5 की का यूज भी कर सकती हैं। इसके माध्यम से आप अपने आउटपुट स्क्रीन को देख सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी आउटपुट स्क्रीन में हम सोर्स कोड में गेट स्टेज फंक्शन यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन स्टॉप नहीं होती, रुकती नहीं है कुछ समय के लिए। वह आपको आउटपुट दिखा के तुरंत सोर्स विंडो पर आपको ट्रांसफ़र कर देती है और इतनी जल्दी यह प्रोसेस होती है कि आप अपने आंसर को देख नहीं पाती हो। तो जब भी आप अपने रिजल्ट को देखना चाहती हो तो आप Alt+F5 का यूज कर सकते हैं, है ना। आपने C++ चलाया है तो आपको तो ये नॉलेज होगी किस प्रकार से काम करते हैं। अब आती है बात यहाँ पर हम प्रोग्राम को, अपने सोर्स कोड को, अपने प्रोग्राम को किस प्रकार से हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है स्टार्ट टर्बो C++ ID, उसके बाद एंटर द प्रोग्राम इन एडिटर .cpp फाइल के नाम से सेव कर देंगे। अब इस फाइल के प्रोग्राम को हम एडिट करेंगे, उसमें प्रोग्राम लिखेंगे हम। अब उस प्रोग्राम को हम करेंगे कंपाइल। यदि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और यदि उसमें कुछ एरर आई तो यहाँ पे लगा हुआ कंडीशनल, और यदि एरर आई तो हम वापस अपने प्रोग्राम में जाएंगे और उसमें फिर चेंजेस करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चेक करेंगे एरर। यदि एरर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद उस प्रोग्राम में कौन कौन से सब प्रोग्राम का यूज किया गया है उन सबको लिंक करेंगे लाइब्रेरी फाइल के साथ। और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को Ctrl+F9 से रन करेंगे। और जैसे वहाँ प्रोग्राम रन हुआ यदि उसके अंदर लॉजिकल एरर आई
तो फिर हम अपने प्रोग्राम को शुरू से चेक करेंगे और उसमें आने वाली एरर को दूर करेंगे और फिर दोबारा से यही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और जैसे हमारा प्रोग्राम रन हुआ और उसमें किसी प्रकार की लॉजिकल एरर नहीं है तो हम अपने प्रोग्राम में अपनी वैल्यू को इनपुट करेंगे और उसके बाद उसका आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा और हम उस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। यदि हमें और प्रोग्राम नहीं करना है तो हम लास्ट में अपने सॉफ्टवेयर से क्विट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि आपका आईडी में किस प्रकार से काम किया जाता है और वो अपने प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाती हैं। यही पूरा फ्लो चार्ट आपको नीचे एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले हमने आईडी को ओपन किया, तो जब हमारा आईडी ओपन हो गया उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अपने सोर्स कोड को यहाँ पर टाइप किया, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप किया। प्रोग्राम को टाइप करने के बाद फिर हमने अपनी फाइल को यहाँ पर सेव किया। जब हमारी फाइल सेव हो गई, सेव करने के बाद हमने अपने फाइल को अब कंपाइल किया। जैसे हमने अपनी फाइल को कंपाइल किया Alt+F9 से, तो हमारे सामने कंपाइलेशन रिपोर्ट आ गई कि इसमें कितनी एरर है, कितनी वार्निंग है, कितनी लाइन कंपाइल हुई हैं। तो यहाँ पे 2 एरर हैं। अब हम अपने वापस प्रोग्राम को एडिट में ओपन करेंगे और उसमें उसको चेक करेंगे। यदि हमारे प्रोग्राम में जहाँ भी एरर है उस एरर को वहाँ पर हम सही करेंगे। सही करने के बाद फिर हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। यदि अब भी कोई एरर नहीं है, देखो यहाँ पर आपको कंपाइल रिपोर्ट दिखाई दे रही है ना, इसमें 0 वार्निंग एंड 0 एरर, यानी हमारा प्रोग्राम हम रन करने के लिए स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को Ctrl+F9 से रन करते हैं। और यदि आपने अपने प्रोग्राम में get.ch नहीं लिखा है तो आप उसका आउटपुट भी देखना चाहोगे तो उसके लिए फिर हम Alt+F5 की का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट के माध्यम से और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार से अपने प्रोग्राम को बनाओगे और उसको चेक करोगे, उसको कंपाइल और रन करोगे। कभी कभी हमारे प्रोग्राम में कई प्रकार की एरर भी आती हैं, जिन्हें हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, रन टाइम एरर कहती हैं, लॉजिकल एरर कहती हैं और लेटेंट एरर कहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी एरर हैं, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि कोई डाउट्स है आपको किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग से संबंधित तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।